नमस्कार दोस्तों, मैं एम एस ब्राह्मणी, माय यूट्यूब चैनल एम एस ब्राह्मणी एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश के सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, नर्मदा सोन घाटी का पठार। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था मालवा का पठार, और मालवा के पठार को हमने बहुत बेसिक तरीके से कवर किया है। उसी प्रकार से हम नर्मदा सोन घाटी को भी बेसिक तरीके से कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा की पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नर्मदा सोन घाटी का पठार। मैंने यहाँ पे कुछ बनाया है, देख लीजिए। मध्य प्रदेश का जो मैप है, इसे मध्य प्रदेश में हमने 7 भागों में जो पठार के रूप में बांटे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दर्शा दिए गए हैं। ये जो एरिया है, ये मध्य भारत का पठार है। ये मालवा का पठार है, जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया है बहुत बेसिक तरीके से। यह है रीवा पन्ना का पठार, और यह पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार के रूप में भी जानते हैं। और ये है दक्षिण में सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ठीक है, और आज जो पढ़ने वाले हैं वो है नर्मदा सोन घाटी का पठार। ठीक है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इतना एरिया आज का जो है हमारा टॉपिक। क्लियर है? तो मध्य भारत में स्थित है, यानी कह सकते हैं भारत के मध्य में स्थित है, या मध्य प्रदेश के भी मध्य में स्थित है, ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है, कौन सा पठार है? नर्मदा सोन घाटी का पठार। क्लियर है? जैसे कि हमने पिछले वीडियो मालवा पठार को बहुत बेसिक तरीके से पॉइंट टू पॉइंट एक सीक्वेंस से पढ़ा है, उसी प्रकार नर्मदा सोन घाटी को भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं और इसी पॉइंट का हम बहुत बेसिक तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नर्मदा सोन घाटी का पठार। ठीक है, सबसे पहले हम नर्मदा सोन घाटी की उत्पत्ति, निर्माण, उद्गार, ठीक है, किस प्रकार से उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, उस पर थोड़ी सी जिक्र करते हैं। तो चलिए देखते हैं नर्मदा सोन घाटी पठार का निर्माण कैसे हुआ था। तो आपको स्पष्ट लग रहा है या स्पष्ट दिख रहा है या नाम से स्पष्ट हो रहा है कि किससे निर्मित होगी? ये कोई नदियों द्वारा निर्मित हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर निर्माण की बात करें कि नर्मदा सोन घाटी पठार का निर्माण किससे हुआ था या उत्पत्ति किसके आधार पे किससे हुआ है, तो याद रखना है नर्मदा सोन घाटी पठार का निर्माण नर्मदा नदी व नर्मदा नदी की उप सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। समझ में आ गया आप लोगों को कि मैंने बताया आपको कि नर्मदा सोन घाटी पठार का निर्माण नर्मदा नदी के द्वारा व नर्मदा नदी के उप सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, निर्माण यानी उद्गार। ये जो एरिया है, देखिए अब आपको बता दूं, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक पुष्प राजगढ़ जो तहसील है, वहीं पर जो नर्मदा कुंड है वहीं से उद्गम होती है। ठीक है, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। जैसे कि यहाँ से निकलती है अनूपपुर से डिंडोरी मंडल, ठीक है, सिवनी से कवर करती है नरसिंहगढ़, जबलपुर, उसी प्रकार ये क्रम आता चलता है। ठीक है, लास्ट एंडिंग अलीराजपुर जिला तक चलती है। क्लियर है? इसके बाद ये गुजरात में चले जाती हैं। गुजरात का सभी जानते होंगे, छोटा उदयपुर में प्रवेश हो जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार गुजरात से निकल जाते हैं, ये खंबात की खाड़ी में चले जाती हैं। ठीक है, तो देखिए कि नर्मदा नदी का जितना बेसिन टच क्षेत्र है, जितना भी बेसिन है, ठीक है, जो मैदानी क्षेत्र है, वो नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आता है। तो हमने बात की कि नर्मदा सोन घाटी पठार का निर्माण कैसे हुआ है? नर्मदा नदी के द्वारा हुआ है तथा नर्मदा नदी के उप सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। क्लियर है? एग्जाम्पल, नर्मदा नदी के सहायक नदियाँ जैसे तवा नदी हो गई, हथरी नदी हो गई, ठीक है, बाघनी नदी हो गई, ऐसे कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। क्लियर है? तो ये निर्माण हो गया है नदियों द्वारा। ठीक है, निर्माण किससे हुआ है? नदियों द्वारा। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करते हैं निर्माण से नेक्स्ट की बात क्या है हमारा पॉइंट? स्थिति, कि नर्मदा सोन घाटी पठार की स्थिति क्या है, लोकेशन कहां पर स्थित है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ओनली मध्य प्रदेश कि मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र में स्थित है, तो कह सकते हैं मध्य में स्थित है। ठीक है, क्लियर है? जब पेचीदा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से क्षेत्र में बहुत डिफिकल्टली अगर पॉइंट आ जाए, तो आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश के पश्चिम मध्य में स्थित है। पश्चिम मध्य में स्थित है नर्मदा सोन घाटी का पठार। क्लियर है? बेसिकली पॉइंट इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें पूछ ले जाते हैं, इसलिए आप बेहतर तरीके से कवर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्थिति। हमने बात की मध्य प्रदेश के पश्चिम मध्य में स्थित है, लेकिन अगर आप एरिया से दिया जाए कि बघेलखंड के कौन से क्षेत्र में स्थित है, तो पश्चिम में।
क्लियर है। उसी प्रकार आप पूरी तरीके से पूरे जितने भी फैक्ट यहाँ पे मैंने लिखा है उसके आप आधार पे कवर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं स्थिति की बात करूं पूरी तरीके से कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में स्थित है, तो आप कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, सॉरी दक्षिण पूर्व में। क्लियर है, यानी ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया है, दक्षिण पूरब एरिया है। तो दक्षिण पूरब एरिया कौन से क्षेत्र से, राजस्थान से। ठीक है, याद रखिएगा। उसी प्रकार अगर मालवा की बात करें कि मालवा कौन से क्षेत्र में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। उसी प्रकार मध्य भारत पठार की बात करें तो उसके दक्षिण में स्थित है। कौन सा पठार, नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, अब देखिए गुजरात के कौन से क्षेत्र में स्थित है, तो पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में, बघेलखंड के पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड, रीवा पन्ना पठार। ठीक है, ये कौन सा है, बुंदेलखंड का एरिया। क्लियर है, ये भी लिख सकते हैं, ये कौन सा एरिया है, बुंदेलखंड। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड रीवा पन्ना पठार के दक्षिण पश्चिम में, ये एरिया कौन सा हो गया, ये दक्षिण पश्चिम में। क्लियर है, यानी ये कह सकते हैं कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश रीवा पन्ना पठार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है, छत्तीसगढ़ बघेलखंड के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, गुजरात के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, मध्य भारत पठार मालवा के पठार के दक्षिण में है। ये कह सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली जो है आपके मैपिंग में कवर कर सकते हैं। और महाराष्ट्र सतपुड़ा मेकलसरणी के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है नर्मदा सोन घाटी का पठार। तो ये बेसिक पॉइंट जो कि स्थिति देखिए हमने लोकेशन, ठीक है, तो ये कवर हो सकता है। आप अगर बेसिक पॉइंट, अगर मैपिंग आपको बहुत बेहतर तरीके से आती है तो आप उससे कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप काफ़ी किताब, और साथ ही आपको यही बता दूं कि भारत का मैप और एमपी का मैप साथ में लेके बैठिए आप। क्लियर है, ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से उसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्थिति के बाद, स्थिति कवर हो गई है। ठीक है, स्थिति के बाद नेक्स्ट है हमारा पॉइंट औसत ऊंचाई। ठीक है, आप कंपैरिजन में भी ले सकते हैं मालवा पठार और नर्मदा सोन घाटी पठार को एक तुलना के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए हैं क्या है, औसत ऊंचाई। जैसे मालवा में हमने देखे थे, कितना देखे थे, 300 से 600 मीटर औसत ऊंचाई देखी थी। उसी प्रकार अगर बात करें कि नर्मदा सोन घाटी पठार का औसत ऊंचाई कितना। ठीक है, अब देखो ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे ज्यादा औसत ऊंचाई नहीं हो सकती, क्योंकि हम मालवा में देखा था विंध्याचल पर्वत श्रेणी के कारण यहाँ पे औसत ऊंचाई थोड़ी सी हाई हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, ग्राउंड के रूप में है, तो यहाँ पे जो औसत ऊंचाई है 300 से 400 मीटर औसत ऊंचाई। एवरेज हाइट कितनी है नर्मदा सोन घाटी की, 300 से 400। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, स्थिति आपके सामने है और औसत ऊंचाई कितनी है। ठीक है, 300 से 400 ये औसत ऊंचाई। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अक्षांश और देशांतरी विस्तार नर्मदा सोन घाटी का कितना है। जैसे कि मालवा में देखा था हमने, उसी प्रकार नर्मदा सोन घाटी में भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले अक्षांश निकालते हैं, अक्षांशीय विस्तार नर्मदा सोन घाटी का कितना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना है। नेक्स्ट देखिए कि नर्मदा सोन घाटी का सबसे पहले अक्षांश विस्तार देख लीजिए कि कितना अक्षांश विस्तार है, 22 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये डिग्री है, 22 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि नॉर्थ में ही है। ठीक है, क्लियर है, अक्षांश नॉर्थ में है, भूमध्य रेखा हमारे दक्षिण एरिया में स्थित है, इसलिए उत्तरी जा रहे हैं हम। तो 22 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, से लग गया है, तो याद रखना है। नेक्स्ट से के बाद यहां पे देखिए 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, आपको ये पता होगा कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। क्लियर है, एग्जैक्टली है, आपको पता होगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लेकिन ये है 23.5 डिग्री नहीं हुई है। क्लियर है, यानी कह सकते हैं 23 डिग्री 25 मिनट से हैं, लगभग पास में ही कह सकते हैं। तो याद रखिएगा आप, ये
मध्य प्रदेश नर्मदा सोन घाटी का अक्षांश विस्तार। ठीक है, अब कुल मिलाकर एक साथ कैसे कहेंगे कि 22 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 मिनट 25 उत्तरी अक्षांश तक नर्मदा सोन घाटी पठार का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं देशांतरी विस्तार कितना है नर्मदा सोन घाटी पठार का। ठीक है, और आपको बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश का जो देशांतरी विस्तार कहाँ से स्टार्ट होता है 74 डिग्री 9 से। ठीक है, तो नर्मदा सोन घाटी का भी यही रहना चाहिए। क्लियर है, तो कह सकते हैं एक पॉइंट तो आपको याद हो गया कि कितना 74 डिग्री 9 मिनट्स। अब ये तो पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, पूर्वी एरिया में जाएंगे हम, यानी कि कैसे कहेंगे 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से याद रखिएगा से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, पूर्वी देशांतर तक। अब 81 देखिए 82.5 यहाँ से गुजरती है, जो हमारा टाइम डिसाइड होता है, IST रेखा बोलते हैं। क्लियर है, 82.5 डिग्री जो हमारे भारत का मानक समय रेखा है, IST रेखा। क्लियर है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, जहाँ पे हमारा भारत का समय डिसाइड होता है, जो कि मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला सिंगरौली से गुजरती है। ठीक है, लेकिन बात करें कि ये 82.5 है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे कितनी होनी चाहिए 81.5। ठीक है, यानी 81 डिग्री 30। अब हमने तो बात की यहाँ पे बताया आपको। ठीक है, लेकिन ये तो यहाँ से है। क्लियर है, लेकिन आपको ये बता दूं नर्मदा सोन घाटी का कुछ पार्ट यहाँ तक भी है ये। क्लियर है, क्लियर है। नर्मदा सोन घाटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नर्मदा नदी और सोन नदी का जो मैदानी क्षेत्र उसे नर्मदा सोन घाटी कहते हैं। क्लियर है, आगे समझ में। जैसे कि आपको पता है यहाँ से अमरकंटक से करीबन 3 नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट निकलती है। नर्मदा नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है और जोहिला नदी निकलती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे कि नर्मदा नदी यहाँ से निकलकर इस तरीके से इधर प्रवाहित होती है, लेकिन जो सोन नदी है, सोन नदी ये वाले जो विंध्याचल मेकल श्रेणी है, यहाँ से उत्तरी कैमूर भांडेर की ओर बढ़ती है। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं ये वाले एरिया से ये निकल जाती है। ठीक है, ये वाले एरिया से कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी। क्लियर है, तो सोन नदी यहाँ से निकल जाती, तो ये सोन नदी का मैदानी क्षेत्र हो जाता है और यहाँ तक है। ठीक है, तो ये कुछ पट्टी आती है जो कि सोन नदी का जो मैदान क्षेत्र है, ये नर्मदा सोन घाटी पठार के अंतर्गत आता। तो आपको समझ में आया होगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने 81 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये नर्मदा सोन घाटी। अब एक साथ कैसे कहेंगे 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर तक नर्मदा सोन घाटी पठार का देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जिले। कि इस पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है, देखिए जबलपुर, नरसिंहपुर, ठीक है, होशंगाबाद, हरदा, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आप सीहोर आ जाएगा। ठीक है, देवास आ जाएगा, इंदौर आ जाएगा, धार आ जाएगा, अलीराजपुर इधर से। ठीक है, इधर से देखिए खरगोन, खंडवा। ठीक है, हालांकि पूरे जिले नहीं आएंगे। ठीक है, आधा आधा भाग इन जिलों के आएंगे, ये याद रखना है, पूरे जिले नहीं है। क्लियर है, तो ये आप कवर कर लीजिए। जबकि नर्मदा नदी के बेसिन तट पे लगे जितने भी जिले हैं वो नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया जिले। अब नेक्स्ट बात करते हैं जलवायु कि नर्मदा सोन घाटी पठार की जलवायु कैसी है। जैसे हमने मालवा पठार में देखी थी जलवायु, महाद्वीपीय देखी थी, उसी प्रकार नर्मदा सोन घाटी पठार में जलवायु कैसी है। तो यहाँ पे जो जलवायु है महासागरीय जलवायु, बहुत बेसिक पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा आप। मैंने बताया आपको महासागरीय जलवायु कैसी है, महासागरीय जलवायु है। क्लियर है, जैसे मालवा में बताया आपको मैं महाद्वीपीय जलवायु। क्लियर है, और यहाँ पे है महासागरीय जलवायु है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है, महासागरीय जलवायु। ठीक है, अक्षांश देशांतर आप लिख सकते हैं, ये जो आपके सामने बता दिए गए हैं। क्लियर है, जिले भी आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट वर्षा, कि यहाँ पे वर्षा कितनी सेमी होती है। अर्थात जैसे कि हमने मालवा में बताए थे कि करीबन 100 से 125 सेमी यानी सेंटीमीटर वर्षा मालवा पठार में होती है, उसी प्रकार नर्मदा सोन घाटी पठार में कितनी वर्षा हो रही है। तो देख लीजिए कि वर्षा कितनी हो रही है। यहाँ पे 125 से 175 सेमी वर्षा नर्मदा सोन घाटी पठार में होती है। कितना होती है, मैंने बहुत बेसिक बताया आपको, 125 से 175 सेमी यानी सेंटीमीटर वर्षा नर्मदा सोन घाटी में होती है। बहुत बेसिक पॉइंट, ठीक है, कवर कर लीजिए, इसे समझ लीजिए अच्छे से। 125 सेमी से 175
75 सेमी वर्षा होती है। सेमी अर्थात सेंटीमीटर, ठीक है। एक ये न्यूनतम की बात करें और अधिकतम की बात करें, ठीक है, इतनी होती है। लेकिन कई कई क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भी होती है, लेकिन ये औसतम वर्षा है, ठीक है। क्लियर है, तो ये याद रखिए आप। नेक्स्ट बात करते हैं मौसम। मौसम अर्थात जलवायु। मौसम देखते हैं कि गर्मी कैसी होती है, ठंड कैसी होती है, ठीक है। तो देखिए कि शीतकालीन की बात करें, शीतकालीन अर्थात ठंड वाले क्षेत्र, ठंड वाले समय, ठीक है, शीतकालीन समय काल में नर्मदा सोन घाटी में यानी ठंड कैसी होती है, ग्रीष्मकालीन समय काल में यहाँ पे गर्मी कैसी होती है, ठीक है। तो नर्मदा सोन घाटी में गर्मी में सामान्य गर्मी होती है, ठीक है, और ठंड में अधिक ठंड होती है। बेसिक पॉइंट क्लियर कर लीजिए। मैंने मालवा में बताया था सामान्य गर्मी और सामान्य ठंड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया है। कैसे कि गर्मी सामान्य है लेकिन ठंड अधिक हो गई है, ठीक है। क्लियर है, ठंड अधिक कहने का मतलब है कि गर्मी में सामान्य गर्मी होती है और ठंड में अधिक ठंड होती है नर्मदा सोन घाटी पठार में, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना, मैंने बता दिया आप लोगों को, यानी गर्मी में सामान्य गर्मी, ठंड में अधिक ठंड, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेचर यानी तापमान कि तापमान टेम्परेचर नर्मदा सोन घाटी पठार में टेम्परेचर कितना, अधिकतम कितना और न्यूनतम कितना है, ठीक है। गर्मी के समय काल कितना रहता है और ठंड के समय काल कितना रहता है। क्लियर है। ठंड के समय यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के समय काल में ठंड का कितनी डिग्री टेम्परेचर होता है, और गर्मी के समय काल मई जून के समय काल देखा जाए तो कितना टेम्परेचर होता है, ठीक है। उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए कि नर्मदा सोन घाटी में तापमान अधिकतम यानी गर्मी की बात करेंगे, ठीक है, अप्रैल मई जून की बात करेंगे तो नर्मदा सोन घाटी में 39.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक है, याद रखना है। जैसे मैंने मालवा में बताया था, ठीक है, अधिकतम कितना बताया था मालवा में, 40 से 42.5, ठीक है, अर्थात ये कह सकते हैं 40 डिग्री सेल्सियस से 42.5 डिग्री सेल्सियस, ये मालवा में बताई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितनी है 39 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री 5, याद रखिएगा 41 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम टेम्परेचर है नर्मदा सोन घाटी में, ठीक है। कितना है डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री 5.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये है तापमान टेम्परेचर, ठीक है। क्लियर है। टेम्परेचर कितना है 39.5 डिग्री सेल्सियस से 41.5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये अधिकतम है। अब न्यूनतम देखते हैं कि न्यूनतम यानी ठंड के समय कितनी रहती है, ठीक है। तो ठंड के समय देख लीजिए 9.3 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ठीक है। ये कहने का मतलब ठंड के समय, क्लियर है, यानी ठंड अधिक होती है, ठीक है। क्लियर है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूरे बेसिक पॉइंट कवर कर लीजिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं मिट्टी, सॉइल। यहाँ पे कौन कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, और एक काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी जो कि गहरी काली मिट्टी, ठीक है, और एक साधारण काली मिट्टी। तो ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट क्या है, लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी काली मिट्टी, ठीक है, नर्मदा सोन घाटी के पठार में पाई जाती है, ठीक है। कौन सी मिट्टी लिख लीजिए आप, लाल पीली मिट्टी और एक काली मिट्टी, ठीक है, तो याद रखना है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, टॉपिक है कृषि। किस नर्मदा सोन घाटी पठार में कृषि किस तरीके से की जाती है और कौन सी कृषि की जाती है, ठीक है, यानी फसल कौन कौन से उत्पाद की जाती हैं। तो देखिए हम हर पठारों में जिक्र करेंगे, व्यवसायिक कृषि की बात करेंगे, ठीक है। तो इस पठार में भी व्यवसायिक कृषि होती है, यानी खाद्यान्न भी होती है और व्यापारिक भी होती है, दोनों होती हैं, ठीक है।
क्लियर है। तो कृषि की बात करें तो कैसी कृषि होती है, व्यवसायिक कृषि होती है, खाद्यान्न भी होती है, व्यापारिक भी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं फसल कि फसल कौन कौन सी उत्पाद करते हैं। ठीक है, खाद्यान्न में देखा जाए तो सबसे मेन या सबसे प्रमुख जो खाद्यान्न फसल है, ठीक है, वो कौन से, गेहूं। याद रखने हैं, नर्मदा सोन घाटी में सर्वाधिक गेहूं। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सोयाबीन हुआ, क्लियर है, कपास हुआ, गन्ना हुआ, इसके बाद ज्वार हुआ, मक्का हुआ, और मेन और है चावल। ठीक है, धान कह सकते हैं आप, ये भी इसमें उत्पाद की जाती है नर्मदा सोन घाटी में। क्लियर है, तो ये भी याद रखिएगा। और साथ ही आपको ये बता दूं कि जितने भी पठार हैं सभी पठारों में दलहनिया व तिलहनिया दोनों उत्पाद की जाती है। ठीक है, क्लियर है, तो ये भी याद रखिए आप। तो मैंने बताया यहाँ पे फसल कौन कौन सी, गेहूं प्रमुख माना हमने, इसके बाद आपको ज्वार मक्का बता दिया, गन्ना बता दिया, सोयाबीन कपास बता दिया। ठीक है, ऐसे प्रमुख अन्य कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं फसल के बाद वनस्पति कि यहाँ पे वनस्पति कैसी है। अब आपको स्पष्ट पता है कि कर्क रेखा के दक्षिण और मकर रेखा के क्षेत्र का जो बीच वाला एरिया होता है उसे कटिबंधीय बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे जो नर्मदा सोन घाटी पठार में जो वनस्पति पाई जाती है वो उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण वन पाई, जैसे मालवा में देखा था हमने उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण वन, उसी प्रकार नर्मदा सोन घाटी में भी उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। अर्थात हमारे वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, यानी वनस्पति कौन सी पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण वन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए हैं वृक्ष कि कौन कौन से वृक्ष यहाँ पे उत्पाद किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बताऊं मैं आपको, यहाँ पे साल, सागौन, बांस, शीशम, खेर, ठीक है, वो अन्य देख सकते हैं महुआ, पीपल। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए नीम, आम, जामुन। क्लियर है, तो ये अन्य चीजें। और महत्वपूर्ण तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता आपको बताया था, ठीक है, जो कि मालवा में जिक्र किया हमने। और यहाँ पे देखिए जबलपुर में तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाने के कारखाने बहुत सारे हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। बीड़ी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी यूज करते हैं आज की कंडीशन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि हमारे नर्मदा सोन घाटी में हमने बताया आपको वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण, और आपको वृक्ष भी बता दिए कौन कौन से वृक्ष, जैसे कि मैंने बताया शीशम हुआ, खेर हुआ, बांस हुआ, साल हुआ, सागौन, नीम, जाम, जामुन। इसके बाद महुआ, ठीक है, महुआ के बाद आपको मैं बताया हूँ पीपल, ये अन्य आदि कह सकते हैं। ठीक है, इतने जो कि वृक्ष इस नर्मदा सोन घाटी पठार में पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद नदियाँ, ये नर्मदा सोन घाटी पठार में कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, रिवर्स कौन कौन सी इस पठार से ओरिजिन होती है, तो देखिए कौन कौन सी हैं। एक तो स्पेशल जो कि नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक, ठीक है, हालांकि आपको बता दो अनूपपुर जिला पुष्पराज तहसील अमरकंटक की नर्मदा कुंड से निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी, नर्मदा। इसके बाद ये आती है, यहाँ से प्रवाहित होते हुए ये इधर बढ़ते आगे। ठीक है, और ये एरिया में पूरी तरीके से प्रवाहित होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सी, तवा हो गई, तवा जो कि होशंगाबाद पंचमढ़ी महादेव पर्वत से आती है। तवा नदी जो कि नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और इसी तवा नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध भी बना है, तवा बांध बोलते हैं हम। ठीक है, 1322 मीटर लंबा है। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करें अन्य सहायक नदी, जैसे बरगी हो गई, ठीक है, हथनी हो गई, शक्करी हो गई, बागनी हो गई। ठीक है, ये अन्य नदियां हैं। कुल मिलाकर ऐसे बोलते हैं हम कि नर्मदा नदी की टोटल 41 सहायक नदियां हैं कुल मिलाकर। ठीक है, बाईं ओर से मिलने वाली 22 नदी हैं, दाईं ओर से मिलने वाली 19 नदी हैं टोटल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, तो इसके बाद देखिए कि नदियां हमने मेन आपको जिक्र करा, नर्मदा नदी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो कि हमारे जो नदियां का टॉपिक रहेगा वो बेसिक रहेगा। ठीक है, वो नेक्स्ट पढ़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं नदियों के बाद खनिज कि नर्मदा सोन घाटी पठार में खनिज कौन कौन से उत्पाद किए जाते हैं। ठीक है, जबलपुर में डोलोमाइट, ठीक है, जो कि खनिज है उत्पाद किए जाते हैं। उसी प्रकार अगर बात करें संगमरमर की चट्टानें जो कहाँ पे प्राप्त होती है, जबलपुर में होती हैं। ठीक है, और रायसेन एरिया में होती हैं। तो ये भी याद रखिए आप।
उसी प्रकार अगर बात करें और कि इसी पठार के अंतर्गत हमारे अन्य खनिज जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जबलपुर में स्पेशल डोलोमाइट आपको बताया है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये खनिज, ठीक है, आपको अधिक खनिज संपदा वाला जो एरिया मिलेगा वो ये बघेलखंड और ये थोड़ा सा सतपुड़ा मेकलसनी का मिलेगा, ठीक है। इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खनिज प्राप्त होता है, ठीक है। तो वो थोड़े नेक्स्ट टाइम में बात होगी हमारी, तो ये भी याद रखिएगा। तो बहुत बेसिक पॉइंट आपको मैं कवर करवाया हूँ, जैसे खनिज बताया हूँ, ठीक है। तो खनिज के बाद नेक्स्ट टॉपिक आते हैं उद्योग। क्लियर है, क्या है उद्योग, कि उद्योग की बात करें कि यहाँ पे उद्योग कौन कौन से हैं, ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं। तो सुन लीजिए बहुत बेहतर शानदार तरीके से कि उद्योग कौन कौन से हैं, ठीक है। आपको तब बीड़ी बनाने का कारखाना, ठीक है, ये बीड़ी बनाए जाते हैं वो कहाँ पे हैं, जबलपुर में, ठीक है। इसके बाद ऑर्डिनेंस कारखाना जबलपुर में, ऑर्डिनेंस कारखाना जबलपुर में है, ठीक है। इसके बाद गन गैरेज फैक्ट्री जबलपुर में है, स्टील उद्योग और लोहा उद्योग जबलपुर में है, ठीक है। रंग बनाने का कारखाना जबलपुर में है, ठीक है। रबड़ बनाने का कारखाना जबलपुर में है, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, समझ में आ गया। इसके बाद हीरा परिष्कृत केंद्र जबलपुर में, ठीक है। तो ये तमाम जितने भी जो उद्योग है वो आपको याद रखना है। मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को कि गन गैरेज फैक्ट्री जबलपुर में है, ऑर्डिनेंस कारखाना जबलपुर में है, ठीक है। स्टील बनाने का कारखाना, लोहा बनाने का कारखाना कहाँ पे है, जबलपुर में है। रबड़ बनाने का कारखाना जबलपुर में है, रंग बनाने का कारखाना जबलपुर में है, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट बताया कि हीरा परिष्कृत केंद्र जबलपुर में है। हीरा सर्वाधिक उत्पाद हमारे पन्ना जिले में होता है, लेकिन इसका परिष्कृत जो केंद्र है वो जबलपुर में है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो बहुत बेसिक पॉइंट है, ये उद्योग है, क्लियर है, तो ये आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कौन से, हाँ, पर्यटन, ठीक है। टूरिज्म यहाँ पे कौन कौन से हैं उस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि पर्यटन कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे कि मालवा में बताया था आपको पर्यटन, जैसे कि बताया होगा मांडू बताया है, ठीक है, उज्जैन महाकालेश्वर बताया है, उसी प्रकार मुख्य पॉइंट बताया। उसी प्रकार हम नर्मदा सोन घाटी के प्रमुख पर्यटन की ओर बढ़ते हैं कि कौन कौन से पर्यटन हैं, कौन कौन से ऐसे दार्शनिक क्षेत्र हैं जो कि पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। अर्थात पर्यटकों को कहने का मतलब है जो देखने वाले, ठीक है, किसको देखने वाले, पर्यटन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ऐसे याद रखना, पर्यटक और पर्यटकों को अंतर है, ठीक है। पर्यटन यानी स्थल होता है, पर्यटक यानी देखने वाले, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि नर्मदा सोन घाटी पठार में जो पर्यटन है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे कि माहिष्मती, जैसे माहेश्वर बोलते हैं हम, ठीक है। इसके बाद देखिए माहेश्वर में माहेश्वर बांध है, बहुत इंपॉर्टेंट, माहेश्वर डैम बोलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट बात बताओ आपको, खंडवा में ओंकारेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक खंडवा में स्थित है, ओंकारेश्वर ममलेश्वर, नर्मदा नदी के जो बीच वाले या एक द्वीप के रूप में बसा हुआ ओंकारेश्वर द्वीप पर, ठीक है। तो ये भी याद रखिए आप। और खंडवा में ओंकारेश्वर बांध भी है, डैम भी है, ये भी याद रखिए, ठीक है। और खंडवा में क्या क्या है बता आप, खंडवा में एक इंदिरा सागर बांध है, ठीक है, क्लियर है, जिसे हम पुनासा डैम भी कहते हैं। और खंडवा में हनुवंतिया टापू जो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, पर्यटन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट जबलपुर में बरगी बांध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जबलपुर में एक महत्वपूर्ण वाटरफॉल है जो कि नर्मदा रिवर से बना है, ठीक है, इसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 18 मीटर ऊंचाई है। और आपको यही बता दूं, इसी धुआंधार जलप्रपात को मध्य प्रदेश का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश का नियाग्रा कहते हैं। और आपको यही बता दूं, इसी को पूरे भारत देश का नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। आपको ये जानना पड़ेगा कि नियाग्रा क्यों कहा जा रहा है, ठीक है, नियाग्रा नाम का कोई शब्द कहाँ है, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं बेसिक बताता हूँ आपको कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का जो कंट्रीज है, अमेरिका, यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, वहाँ पे 5 झील है, कितनी झील है, 5 झील है, ठीक है, 5 झीलों का देश अमेरिका को कहते हैं, ठीक है। बेसिक पॉइंट बताने जा रहा हूँ, बहुत
ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है, कि 5 झीलों का देश किसे कहते हैं? अमेरिका, या ग्रेट झील के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। 5 झील कौन कौन से? सुप्रियन है, ऑन्टारियो है, इरी है, ह्यूरॉन हो और मिशिगन, ठीक है। ये 5 झील है। इन 5 झील में से इरी और ऑन्टारियो 2 झील, इरी और ऑन्टारियो 2 झील की धारा आपस में मिलती है तो एक नदी का निर्माण होता है, जिस नदी को बोलते हैं सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी। और वही नदी जब आगे प्रवाहित होती है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है, यानी वहां पे समापन हो जाती है। उससे पहले न्यूयॉर्क में एक जलप्रपात का निर्माण करती हैं। कौन सा जलप्रपात? नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा? नियाग्रा, ठीक है। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत जो नियाग्रा जलप्रपात है, याद रखना है, ठीक है। कहने का मतलब वहां पे बहुत ही पर्यटकों को आकर्षित करता है, ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात। इसलिए सुंदर जलप्रपात के रूप में जानते हैं नियाग्रा जलप्रपात, जो कि 120 मीटर ऊंचाई है। क्लियर है? समझ में आ गया? मैंने बताया आपको कि 2 झील ऑन्टारियो और इरी की धारा मिली तो एक नदी का निर्माण हुआ, सेंट लॉरेंस नदी। और उसी नदी पर अमेरिका की न्यूयॉर्क में जलप्रपात बनता है, नियाग्रा जलप्रपात, 120 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। तो वो बहुत बेसिक है। तो उसी की उपाधि हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित धुआंधार को दी जाती है, नियाग्रा जलप्रपात। क्लियर है? समझ में आया? बहुत बेसिक पॉइंट, तो ये कवर कर लीजिए आप, ठीक है। तो अब आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का नियाग्रा किसे कहते हैं? धुआंधार को कहते हैं। और आपको ये बता दूं कि पीएससी में ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही सटीक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, जो कि वर्तमान में जो पीएससी हुई है 2020 में, जिसमें क्वेश्चन पूछ ले गए धुआंधार से रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि नरसिंहपुर में ब्रह्माणी घाट है। इसी नर्मदा नदी के तट क्षेत्र में ब्रह्माणी घाट है नरसिंहपुर में। और नरसिंहपुर में जो ब्रह्माणी घाट है वहीं पर बरमान का मेला लगता है, ठीक है। ये प्रतिवर्ष लगता है, मकर संक्रांति के दिन लगता है, ठीक है, या कह सकते हैं 14 जनवरी को, ठीक है। ये फरवरी तक चलता है। ये भी याद रखिए, ये एमपी पुलिस में पूछ लिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बरमान का मेला कौन सी नदी के तट पे लगा है? तो नर्मदा। कौन से जिले में है? नरसिंहपुर में, ठीक है। कौन सी घाट है? ब्रह्माणी घाट है। कब लगता है? मकर संक्रांति, ठीक है, 14 जनवरी। ये फरवरी तक चलता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिए आप। ये बात हुई है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पर्यटन और क्या क्या है। जबलपुर में रानी दुर्गावती की समाधि है। जबलपुर में बरगी बांध बना है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए आप। क्लियर है? तो ये कुछ मुख्य यानी पर्यटन स्थल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर हमारे पर्यटन भी कवर हो चुके हैं। और हमारे नर्मदा सोन घाटी के मुख्य पॉइंट देखा जाए, जैसे कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जो कि नर्मदा सोन घाटी में प्रवाहित होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, ठीक है, जो कि कितनी प्रवाहित होती है? 1077 किलोमीटर, ठीक है। और पूरे भारत में कितने किलोमीटर प्रवाहित होते हैं? तो याद रखना है कितने? 12-13 बोलते हैं, 1213 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर है? सॉरी 13-12 बोलते हैं, तो ये याद रखना है आपको। तो ये टोटल हमारे कितने राज्यों पर आए होते हैं? 3 राज्यों में, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद ये महाराष्ट्र का जो नंदुरबार जिला है यहाँ से प्रवाहित होती है, और इसके बाद ये गुजरात में चले जाते हैं। क्लियर है? गुजरात में अर्थात ये देखिए छोटा उदयपुर आ जाता है, छोटा उदयपुर का नर्मदा जिला के बाद बड़ौदा जिले के बाद भरूच जिला लास्ट जिला, और ये खंबात की खाड़ी में गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये हमारे नर्मदा सोन घाटी पठार कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मैं ये बता दूं कि हमारे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जो पिछले वीडियो की जो लिंक डाली है उसे भी आप देख लीजिए, ठीक है, ताकि आप पिछला वीडियो देखेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आप इसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब इसकी जो रूपरेखा है वो हमें पता नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो इससे पहले आपसे निवेदन है कि पिछले वीडियो में आप पूरा कवर कीजिए, इसके बाद इस वीडियो की ओर बढ़े, ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। एक सीक्वेंस चलेंगे तो हमें एमपी का पूरा बेसिक नॉलेज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट यानी हमारे नर्मदा सोन घाटी पठार और मध्य प्रदेश के इसी
इसी जो सीरीज में हमारे 2 पठार हो चुके हैं, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी। उसी प्रकार नेक्स्ट पठार भी हम जल्दी ही लाने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पे बने रहिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।